नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल यूके जीएस स्टडी पॉइंट में। तो स्टार्ट कर रहे हैं। आज की ये दूसरी वीडियो है और सेकंड पार्ट है इसी का। उत्तराखंड के इतिहास जो अजय राउत की बुक है उसी का सेकंड पार्ट। अब उसमें फर्स्ट चैप्टर जो है उत्तराखंड का परिचय, जो ऐतिहासिक परिचय है, उसी में आगे को हम देखते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो पहली वाली वीडियो थी उसमें केवल लखुडियार की जो लखुडियार और लैथाप के निवास कभी आपस में संपर्क करते थे, यहाँ तक कि वो क्लियर हो चुकी थी। जो अल्मोड़ा में हमने वो पढ़ा था। ठीक है, आज उससे आगे को स्टार्ट करते हैं। गढ़वाल में स्थित गोरखिया उडियार जो चमोली जनपद के डुंगरी नामक गांव में स्थित है। ठीक है, गोरखिया उडियार कहाँ स्थित है? चमोली जनपद के डुंगरी नामक गांव में। और ये जो गोरखिया उडियार है चमोली जनपद में, यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि एक बहुत बड़ी गुफा होगी या उडियार होगा और वहाँ पे एक बहुत बड़ा पत्थर जैसे होंगे करके, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यह है कि वहाँ पे कुछ ऐसे समाधान मिले हैं कि वहाँ पे कुछ लोग रहे होंगे। उसमें एक किंवदंती ये बात कही गई है कि गोरख काल में नेपाली सैनिक एक दल ने डॉक्टर मटपाल के अनुसार गांव में लूट कर माल छिपाया था और अन्य दलों के परिचय हेतु चट्टानों पर चित्रों के रूप में लिखावट की थी। ठीक है, इससे क्या होता है कि वहाँ पे क्या था कि गोरखिया उडियार जहाँ पे है, वहाँ पर जब गोरख काल में जब गोरखाओं का शासन काल था, तो वहाँ पर कुछ गोरखा शासकों ने लूटपाट की थी गांव के एरिया में। कुछ धन कुछ वहाँ से लूट के लाए होंगे, तो उन्होंने एक जगह पर रखा था वहाँ पे। ठीक है, एक पत्थर के नीचे रखा था और वहाँ पे कुछ चित्र बनाए हुए थे पहचानने के लिए कि अगर दूसरा दल यहाँ पर आएगा तो ये समझेगा कि ये हमारे लोगों का ही एक रहने या वहाँ पर छिपने का स्थान है। इसलिए वहाँ पर कुछ कलाकृति की गई थी। इस लोक विश्वास पर चित्रित शिलापट का नाम गोरखिया उडियार पड़ा। अब उसी शिलापट पे ही उसी के नाम पर गोरखिया उडियार पड़ा, क्योंकि वहाँ पर गोरखा लोग रहा करते थे। परंतु यहाँ न तो कोई उडियार जैसी कोई चीज़ है और न ही खजाने छिपाने का स्थान है। अब वहाँ पर कोई ऐसी बहुत बड़ी गुफा नहीं है। ठीक है, कोई उडियार टाइप का नहीं है कहीं पे कोई अंदर गुफा यहाँ जहाँ छुप सके या कोई खजाना छुपाने वाली कोई ऐसी स्थान हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वहाँ पे जो गोरखा सैनिक रहते थे, जो गांव से या वहाँ के जो लोगों से कुछ धन इकट्ठा, कुछ लूट मार करके उनसे कुछ धन इकट्ठा करके लाते थे, उसे वहाँ पर रखने की छिपते थे एक जगह पे। तो वो गुफा नहीं थी, एक पत्थर था, पत्थर के नीचे ऐसी शिलापट था, एक बहुत बड़ी शिला सी थी, वहां पर रहते थे। और उन्हीं पत्थरों पर उन्होंने कुछ चित्र बनाए थे। इसलिए बनाए थे चित्र क्योंकि जो दूसरा दल आएगा, क्योंकि अब एक दल तो चोरी करके आ गया है और वो चला भी गया वहां से, तो अब जब दूसरा दल आएगा तो कैसे पहचानेगा कि हमारे लोगों का है? तो वहां पर कोई चित्र बनाए उन्होंने। जो ये चित्र थे ये पीले रंग के धारीदार चट्टान पर गुलाबी और लाल रंग के चित्र अंकित किए गए हैं। गुलाबी और लाल रंग के वहाँ पर चित्र अंकित किए हैं, जो कि संप्रति काफी धुंधले हो चुके हैं। अब वो क्या है, बहुत धुंधले हो चुके हैं, मतलब स्पष्ट नहीं है, लेकिन पीले धारीदार चट्टानों गुलाबी और लाल रंग से चित्रित किए गए हैं। कुछ रंगों का भी उसमें प्रयोग किया गया है। डॉक्टर यशोधर मटपाल के अनुसार इन शिलाश्रयों में लगभग 41 आकृतियां हैं, जिनमें 30 मानव के और 8 पशुओं के हैं, 3 पुरुषों के हैं। ठीक है, मतलब कुल 41 आकृतियां हैं, जिनमें 30 मानव के गिने गए हैं, 8 पशुओं के हैं और 3 पुरुषों के। मतलब उसमें स्पष्ट रूप से पुरुषों का वेशभूषा से पता चलता होगा। ऐसा वहाँ पर कुछ चित्रित किए गए हैं गोरखिया उडियार में भी। चित्रकला की दृष्टि से ये उत्तराखंड की संभवतः सबसे सुंदर कृतियाँ हैं। ये माना गया है यहाँ पे कि ये उत्तराखंड की सबसे सुंदर, मतलब उत्तराखंड में जितने भी खोजे हुए उनमें से सबसे सुंदर ये दिखती हैं। यहाँ मनुष्य को त्रिशूल आकार से अंकित किया गया है। ठीक है, मनुष्य को त्रिशूल आकार से अंकित किया गया है, जबकि बकरी नुमा जानवर के छाया चित्र काफी प्राकृतिक हैं। ठीक, कुछ बकरी नुमा भी छाया चित्र, मतलब जानवरों को भी कुछ छाया चित्र उन्होंने बनवाए हैं। मुख्य रूप से अब यहाँ पे एक मुख्य बात आती है कि मुख्य विषय पशुओं को हाका देकर घेरना। यहाँ का मुख्य विषय क्या है? पशुओं को हाका देकर घेरना है। मतलब
पशुओं को एक दूसरे का इधर उधर से इकट्ठा करके उनको घेरा करते थे। हो सकता है कि वो उनका शिकार करते होंगे, हो सकता है उनको पालतू बनाने के लिए प्रयास करते होंगे, कुछ ऐसा दिखाया गया है वहाँ पे। वहाँ का जो मुख्य विषय है गोरखा उद्यान का वो ये है कि वहाँ पर पशुओं को हांका देकर घेरना है, मतलब पशुओं को एक दूसरे से इधर उधर से हाँक करके उनको इकट्ठा, मतलब घेरते हुए, उनको चारों तरफ से घेरते होंगे, हो सकता है कि उनको शिकार करते हो उसका। गोरखा उद्यान को यद्यपि स्थानीय लोग अरसे से जानते हैं, परंतु पुराविदों हेतु इनको राकेश भट्ट ने उजागर किया है। ठीक है, मतलब इसको इतिहास के पन्नों पर लाने का श्रेय जाता है राकेश भट्ट को। ठीक है, गोरखा उद्यान की खोज अगर स्पष्ट रूप से पूछा जाए तो पुराविदों हेतु इसको राकेश भट्ट ने उजागर किया है, मतलब इतिहास के पन्नों पर राकेश भट्ट से लेके आए थे। अब आता है चमोली जनपद में कणपदिया ग्वालदम मोटर मार्ग पर एक छोटा सा गांव है, मिनी गांव। ठीक है, इसके पास ही श्वेत रंग के चित्र एक शिलाश्रय है। यहाँ पे भी कुछ प्राप्त हुआ है। कहाँ पे? कणपदिया ग्वालदम मोटर मार्ग पे मिनी एक गांव है, वहाँ पे श्वेत रंग के चित्रित एक शिलाश्रय, एक सफेद रंग का, ठीक है, सफेद रंग का एक चित्र वहाँ पे ही मिला हुआ है, चमोली जनपद में ही है। उसके बाद उत्तरकाशी के पुरोला कस्बे में 5 किलोमीटर दक्षिण में यमुना घाटी में बाईं ओर सड़क से लगभग 20 मीटर की गहराई पर काले रंग का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। उत्तरकाशी में भी एक शिलालेख प्राप्त हुआ है काले रंग का। ठीक है, कर्णप्रयाग ग्वालदम मोटर मार्ग पर मिनी गांव में कौन सा था? श्वेत रंग का चित्रित शिलालेख था। और उत्तरकाशी पुरोला कस्बे में, ठीक है, वहाँ पे किस रंग का है? काले रंग का है, वहाँ पे काले रंग का है। और जो कर्णप्रयाग ग्वालदम मोटर मार्ग पे है वो सफ़ेद रंग का है। ठीक है, जो ये काले रंग का एक आलेख मिला हुआ है उत्तरकाशी पुरोला में, ये जो है ये संग लिपि में लिखी गई एक लिखावट है जो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। इसमें क्या लिखा गया है, कैसे लिखा गया, ये जो है ये संग लिपि में गई है और संग लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और डॉक्टर मटपाल के द्वारा ये माना गया है कि लगभग 2100 से 1400 वर्ष पूर्व की एक आलेख है। इसमें आगे जो है आप कुछ जो इतिहासकार उन्होंने अपना मत भी दिया है कि जो डॉक्टर मदन मोहन जोशी के अनुसार पाषाण युग के उपरांत धातु युग में भी कुछ कुमाऊं क्षेत्र में मानवीय गतिविधियों के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, अब पाषाण युग जो खोजी हुई थी पाषाण में उनको रखा गया था, तो शिलाश्रय या पत्थरों उन पर कुछ लिखी गई थी। कुछ धातु युग जहाँ पर मनुष्य धातु का प्रयोग करने लग गया था, उस युग के भी कुछ जो प्रमाण जो है वो उत्तराखंड में मिले हैं, जो अल्मोड़ा जनपद में मिले हैं। इसका संबंध अल्मोड़ा जिले से प्राप्त ताम्र मानवकृतियाँ हैं। ठीक है, बनकोट से प्राप्त 8 ताम्र मानवकृतियाँ हैं। 1999 के अंत में नैनी पातल से 5 ताम्र मानवकृतियाँ महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अल्मोड़ा से मिली है, बनकोट से मिली है, नैनी पातल से मिली है ताम्र मानवकृतियाँ। ठीक है, ये खोज कुमाऊं क्षेत्र में गंगा घाटी की ताम्र संचय संस्कृति के मध्य आदान प्रदान और निकटतम संपर्कों की सूची देती है। अब कुछ खोजें जो हुई हैं वो मध्य हिमालय, जिसका उत्तराखंड मध्यवर्ती अंग है, यशोधर मटपाल, बी एस खंडूरी और एम पी जोशी ने महापाषाण कालीन अवशेष खोज निकाले हैं। कुछ यहाँ पे इतिहासकारों ने और महापाषाण खोजें भी की हैं। इन पुरावशेषों में संस्कृति से संबंधित ओखलियाँ, अब संस्कृति जो हमारी है उससे संबंधित ओखलियाँ मिली हैं। कब? मार्क्स मिले हैं। ठीक है, मृदभांड मिले हैं, समाधान मिले हैं, शिष्ट दीर्घास्म मेनहिर खंबे की भांति अनगढ़े ऊंचे पर्वत, मतलब ऊंचे पत्थर, कुछ ऐसे पत्थर हैं खंबे की तरह बहुत, और गाढ़े नहीं गए हैं ज़्यादा नीचे, वो उन्हें कहते हैं दीर्घास्म। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें भी अल्मोड़ा क्षेत्र में उत्तराखंड में मिली हुई है। महापाषाण कालीन ओखलियाँ द्वाराहाट के जो महापाषाण कालीन ओखली हैं कब मार्ग से वो द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर के दक्षिण में महास्म संस्कृति के बाहर समानांतर पंक्तियों में खुदे मिले हैं। ठीक है, ये क्या मिले हैं? जो दक्षिण में महास्म संस्कृति है, कहाँ पे? द्वाराहाट की द्वाराहाट की चंद्रेश्वर मंदिर है, द्वाराहाट में है चंद्रेश्वर मंदिर, उसके दक्षिण में महास्म संस्कृति के बाहर समानांतर पंक्तियों में खुदे हुए, एक पंक्ति में खुदे हुए हैं। इन्हीं के समरूप 73 का मार्क्स जो है द्वाराहाट से 30 किलोमीटर दूर पश्चिम की तरफ रामगंगा घाटी में। ठीक है, मैंने पहले भी जिक्र किया था। 73 जो कम मार्क्स हैं वो रामगंगा घाटी में नौला गांव है, वहाँ पर खोजे हैं किसने?
डॉक्टर मटपाल ने। वो 73 एक लाइन में है, एक के बाद एक ऐसे कुछ समानांतर मिले गए हैं, 73 मार्क्स वो मटपाल द्वारा खोजे गए हैं। उन्हें अल्मोड़ा जनपद में ही नौगांव, मुनिया की ढाई तथा जोयो ग्राम के समीप मैनहरी पर भी ऐसी ओखलियाँ मिली हैं, जो डॉक्टर जोशी के अनुसार ही खैनन, जसकोट, देवीधुरा आदि स्थानों में तथा डॉक्टर यशवंत सिंह कठौज ने गोपेश्वर के समीप तथा पश्चिमी नयार घाटी में ऐसे ओखली की खोज की है। अब कुछ इसमें और खोजें भी हुई हैं और कुछ इतिहासकारों ने अपने तथ्य भी उसमें दिए हुए हैं। डॉक्टर कठौज के अनुसार हरिद्वार से 13 किलोमीटर दूर बहादराबाद नहर खोदते समय 1951 में, ठीक है, ताम्र उपकरण तथा गैरक भांड के सदृश चमरत भांड प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कहाँ पे? हरिद्वार में भी कुछ खोजें हुई हैं, कुछ ताम्र उपकरण मिले हुए हैं। ठीक है, 1953 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा उत्खनन किए जाने पर पाषाण उपकरणों के साथ वही मृत भांड प्राप्त हुए हैं। उन्हें पुरावेदों के अनुसार किसी ताम्रयुगीन एवं उत्तरप्रस्थ युगीन बस्ती के अवशेष माने गए हैं। देहरादून जनपद की कालसी घाटी में भी उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो आरंभिक पाषाण युगीन माने गए हैं। जो कालसी में है वो आरंभिक पाषाण युग के माने गए हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट इसके बाद दूसरा जो आता है गढ़वाल क्षेत्र चमोली जनपद में जो खोजी गई है वो है मलारी गांव की। मलारी गांव हर बार पूछा जाता है कि कहाँ स्थित है। ये है गढ़वाल हिमालय। 1956 में गढ़वाल हिमालय के मलारी गांव में कुछ समाधान खोजे गए हैं। ये चमोली जनपद में है मलारी गांव, और इन्हें प्रकाश में लाने का शिव प्रसाद डबराल को जाता है। ठीक है, शिव प्रसाद ने ही इनकी खोज की थी 1956 में। मलारी गांव चमोली जनपद में है, गढ़वाल हिमालय में। 1983 से 2001 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के इतिहास पुरातत्व विभाग इस क्षेत्र की समाधियों का सर्वेक्षण किया है। ठीक है, यहाँ पर जो कुछ सर्वेक्षण किया गया है वो गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है। बीएस खंडूरी के अनुसार आखेट के लिए लोह उपकरणों के साथ पशुओं का भी एक संपूर्ण कंकाल भी मिला है वहाँ पे। ठीक है, लोह उपकरण भी मिले हैं, कुछ लोहे के उपकरण मिले हैं, पशुओं का कंकाल भी प्राप्त हुआ है। कहाँ पे? मलारी गांव में। इस पशु की पहचान अब हिमालय वृषभ से भी की जा रही है। द्वितीय सर्वेक्षण में एक संपूर्ण कंकाल, 100 के ऊपर से एक स्वर्ण मुखौटा तथा 10 भर्तिका पात्रों के साथ एक कांसे का कटोरा भी मिला है। कुछ ऐसी वहाँ पर रहते होंगे उस समय लोग। अब खोजों में प्राप्त चल रहा है कि वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मलारी गांव पर एक कंकाल मिला, उसमें एक 100 मिला, फिर उसमें स्वर्ण मुखौटा भी था और 10 भर्तिका पात्रों के साथ कांसे का एक कटोरा भी मिला हुआ है वहाँ पे। मलारी में समाधानों के साथ काले एवं धूसर रंग के चित्रित मृत भांड भी मिले हैं, जो ठोंडी एवं हत्ते युक्त। तो ठोंडी मतलब उनके पास पीछे से हत्ता भी होगा। ऐसे कुछ मृत भांड भी मिले हैं। कहाँ से? मलारी गांव से। इन सर्वेक्षण द्वारा विदित हुआ कि पहाड़ी को काटकर गुफा रूप में मलारी के समाधानों का निर्माण किया गया है। वहाँ पर ये बातें कही गई हैं। अब इसमें आगे कुछ ऐसी खोजें हुई हैं और जो कुमाऊं क्षेत्र के लगभग एरिया में ही आती है। अल्मोड़ा जनपद के पश्चिमी रामगंगा घाटी में, ठीक है, पश्चिम रामगंगा द्वाराहाट से आगे अगर चौखुटिया को जाओगे उस एरिया में आपको पश्चिमी रामगंगा घाटी के स्थित नौला जैनल गांव के सामने लगभग 2 किलोमीटर दायरे में डॉक्टर यशोधर मठपाल ने समाधानों की सूचना दी है। वहाँ पर भी कुछ ऐसे समाधान मिलने की बात कही गई है यशोधर मठपाल द्वारा। इसमें जो इम्पोर्टेंट होगा इस पर हम डिस्कस करेंगे। सानातः बछेड़ी ग्राम जहाँ उत्खनन किया गया है भिक्यासैन के, वहाँ 2 प्रकार के समाधान मिले हैं, शिष्ट और अर्ण। ठीक है, अब यहाँ सानड़ा तथा बछेड़ी गांव जो है भिक्यासैन के उत्तर में 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। वहाँ 2 प्रकार के समाधान मिले हैं, एक शिष्ट एवं अर्ण बरियल। शिष्ट और अर्ण बरियल टाइप के 2 समाधान मिले हैं। कहाँ से? सानड़ा और बछेड़ी ग्राम से भिक्यासैन में, जो भिक्यासैन के समीप पड़ती है 10 किलोमीटर दूरी पे। वहाँ पे शिष्ट और अन्न बरियल प्रकार के 2 समाधान मिले हैं।
इसके बाद इसमें है कि कुछ जो नाम आए हैं उत्तराखंड के, कुछ उपनाम हैं, वो किन 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 पुस्तकों में या किन ऐसे जो हम पे पौराणिक कथाएं हैं उनमें कैसे कैसे उसमें नाम कहा गया है, इसमें कुछ इस प्रकार के डिस्कस होगा। वेदों में हिमालय की तलहटी पर बसे गढ़वाल प्रांत का वर्णन तो मिलता है, किंतु कुर्मांचल का तनिक भी प्रकाश नहीं डाला गया है। वेद वेद हैं जो हमारे, उनमें गढ़वाल हिमालय की बातें कही गई हैं, उसमें गढ़वाल क्षेत्र की बातें कही हैं, लेकिन कुमाऊं की कोई ऐसी बात नहीं कही गई है। ब्रह्म ग्रंथ में बद्रीनाथ का नाम आया है। ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तर कुरु प्रदेश का उल्लेख है। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तर कुरु कहा गया उत्तराखंड को, और ब्राह्मण ग्रंथ में बद्रीनाथ का नाम वहाँ पे उपलब्ध है। तो इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि ये जो क्षेत्र है ये गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन हुआ है। कौशितकी ब्राह्मण में लिखा हुआ है कि वाग्देवी का निवास स्थान बद्री आश्रम है। वाग्देवी का निवास स्थान बद्री आश्रम है। कौशितकी ब्राह्मण में लिखा गया है। ये बात कौशितकी ब्राह्मण में लिखी हुई है कि जो वाग्देवी का निवास स्थान है वो बद्री आश्रम है। ये याद रखने वाली बात है। यहाँ पर हो सकता है क्वेश्चन बन सकता है कि कौशितकी ब्राह्मण में लिखा हुआ है कि वाग्देवी का निवास स्थान बद्री आश्रम में है। उत्तराखंड की पावनता की प्रशंसा में केदारखंड एवं मानसखंड नामक दो ग्रंथ हैं, जो स्कंद पुराण के ही अंश हैं। ये स्कंद पुराण के दो अंश हैं, एक मानसखंड एक केदारखंड। केदारखंड के अनुसार शिवजी ने पार्वती जी से हिमालय के 5 खंडों नेपाल, मानस, केदार, जालंधर और कश्मीर का वर्णन इन्हीं नामों के 5 प्रस्तावों में किया हुआ है। ये किंवदंती मानेगी। केदारखंड में ऐसा है कि शिवजी ने पार्वती जी से हिमालय के 5 खंड, नेपाल हो गया, मानस हो गया, केदार, जालंधर और कश्मीर का वर्णन इन्हीं नामों के 5 प्रस्तावों में किया गया है। इसके साथ ही केदारखंड में पावन एवं स्वर्गीय स्थल गढ़वाल की सीमा पर विस्तार का भी वर्णन किया गया है। ऐसा कुछ वर्णन उन केदारखंड में किया गया है। इसकी जो लंबाई और चौड़ाई जो बताई गई है, जो लंबाई बताई गई है 50 योजन, इसकी जो लंबाई बताई गई है 50 योजन और चौड़ाई जो है 30 योजन बताई गई है। ठीक है, जो गढ़वाल का केदारखंड का क्षेत्र है उसको इतने लंबाई चौड़ाई में बांटा गया है। ये गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार से लेकर श्वेत पर्वत तथा तमस वर्तमान में टोंस नदी से लेकर बौद्धांचल या नंदा पर्वत बधान नंदा देवी तक फैला हुआ है। अब गढ़वाल को जो विस्तारित किया गया है उसमें यह है कि एक गंगा द्वार हरिद्वार से, मतलब गंगा द्वार हरिद्वार से लेकर श्वेत पर्वत, तमसा नदी, टोंस से लेकर बौद्धांचल या नंदा पर्वत बधान नंदा देवी तक फैला हुआ है। इतना क्षेत्र इसे बताया गया है गढ़वाल का। बधान एक पट्टी ही नहीं वरन एक पर्वत श्रेणी भी है, जो आज भी गढ़वाल और कुमाऊं को पृथक करती है। ये बात यहाँ पर याद रखनी है। कुमाऊं और गढ़वाल को पृथक करने वाली कौन सी पट्टी है? वह है बधान पट्टी। ठीक है, बधान पट्टी ही नहीं वरन एक पर्वत श्रेणी भी है। बधान पट्टी कहते हैं ना कि बधान पट्टी जो है एक वो नहीं है कि एक खाली एक लाइन होगी या पट्टी होगी, एक पर्वत है जो कुमाऊं और गढ़वाल को अलग करता है। कुमाऊं और गढ़वाल को अलग करने वाला जो पर्वत है वो है बधान पट्टी। यह इतना पुनीत स्थान है कि इसमें जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते थे, ऐसा कुछ माना जाता है उसमें। ज्ञानियों में श्रेष्ठ व्यास जी ने बद्रिकाश्रम में षष्टिलक्ष्य संहिता की रचना की थी। ठीक है, ज्ञानियों ये माना जाता है कि व्यास जी ने जो बद्रिकाश्रम में षष्टिलक्ष्य संहिता की रचना की थी। षष्टिलक्ष्य संहिता की रचना की थी व्यास जी ने। जन्मेजय ने ब्राह्मण हत्या के निवारण के लिए बद्रिकाश्रम में व्यास गुफा नामक पर व्यास जी से महाभारत की कथा सुनी थी। ठीक है, व्यास गुफा पढ़ने का नाम यह हुआ कि वहाँ पर व्यास मुनि जो रहे थे वो व्यास मुनि का वहाँ पर निवास स्थान था, जिन्होंने षष्टिलक्ष्य संहिता की रचना की थी। वो व्यास गुफा में रहते थे, इसी के नाम पर उनका नाम, उस गुफा का नाम व्यास गुफा पड़ गया। और व्यास जी ने ही जन्मेजय को ब्राह्मण हत्या के निवारण के लिए एक कथा सुनाई थी, महाभारत कथा सुनाई थी, वो सुनाई थी व्यास गुफा में। अब आते हैं मानसखंड में।
मानस खंड में उत्तर की खंड के पूरी भाग कुमाऊं और कुर्मांचल का वर्णन है। ठीक है, मानस खंड में कुमाऊं का वर्णन है और केदार खंड में गढ़वाल का वर्णन है। मानस खंड में वर्णन विष्णु के कुर्म अवतार और सृष्टि की उत्पत्ति से आरंभ होता है। ठीक है, और ग्रंथ में कुमाऊं की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा है कि यह अयोध्या नरेश, ऋतुपर्ण, राम लक्ष्मण और सीता का द्वापर युग में दुशासन आदि कुर्मांचल में पहुंचे थे। कुछ ऐसे ही जो है पौराणिक माना गया है कि राम लक्ष्मण सीता यहाँ भी पहुंचे थे। सबसे पहले जो बात कही गंगा द्वार की, जो एक परिभाषा कही गई है कि गंगा द्वार, हरिद्वार को गंगा का द्वार क्यों कहा जाता है। अपने उद्गम स्थल से बहती हुई उतंग शिखरों को पार करती हुई पावन गंगा जिस स्थान पर मंथर गति से गतिमान होती है उसे गंगा द्वार कहते हैं, जो कि गंधर्वों एवं अप्सराओं का निवास स्थान है। ठीक है, गंगा द्वार किसे कहेंगे, जहाँ पे गंगा अपने उद्गम स्थल से उतंग शिखरों को पार करते हुए पावन गंगा जिस स्थल पर मंथर गति मतलब वो धीमी हो जाती है जहाँ पर, वहाँ पर गंगा का द्वार कहा जाता है और उसे हरिद्वार कहा जाता है। सनत कुमार एवं ब्रह्म ऋषियों ने भी इस स्थान पर पुण्य लाभ प्राप्त करके पवित्र कनखल, वर्तमान समय में गंगा द्वार हरिद्वार को कहते हैं, कनखल हरिद्वार को ही कहा जाता है। पहले कनखल नगर हरिद्वार के सन्निकट ही है की यात्रा की थी किसने, सनत कुमार एवं ब्राह्मण ऋषियों ने। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल इससे आगे को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को, और ये थर्ड पार्ट होगा आगे वाला वीडियो। और ये सेकंड पार्ट को प्लीज़ बहुत ध्यानपूर्वक देखें और लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।